नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे और ऐसी वीडियो का आप इंतजार कर रहे होंगे जहां से आपकी सब्जेक्टिव की जो सेक्शन है वो बेहतर जाए, क्योंकि हर जगह तांडव मचा हुआ है ऑब्जेक्टिव 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 का। प्यारे बच्चों, यहां पे मैं आपको वही सारी चीजें वीडियोज में परोस रहा हूं जो सीधे आपके एग्जाम में लड़ेगा और सीधे एग्जाम का वही पैटर्न है, तो क्वेश्चन इधर उधर कोई जाने वाला है नहीं। ऑब्जेक्टिव तो सारे बच्चे कर लेते हैं, सब्जेक्टिव में बच्चे जाके फंस जाते हैं, तो हम लोग वही वीडियो बनाएंगे जो आपके सब्जेक्टिव में मदद करने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। इनका निचोड़ है, निचोड़ इन द सेंस कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इतने सारे अगर क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो पक्का आपका एग्जाम में जो 10 मार्क्स का टेंशन है वो टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। एक बार मैं अभी सभी प्यारे बच्चों से चाहूंगा, एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लो कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्या पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, तो आपको ज्यादा मजा आने वाली है। चलो तैयार हो जाओ, पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लो। ला 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 ला, ठीक है। चलो, ये अपने सामने प्यारे बच्चों इसी साल का मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मन में रहना जरूरी है कि ये कहां पूछेगा और हमें कितने का आंसर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ, तो यहां पे हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेक्शन बी में। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऐसे, फिर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर आपको आएगा यहां पे ये वाली क्वेश्चंस। ध्यान देना, अभी सारा सीरीज मैं लेकर के आऊंगा, चाहे वो आपका लेटर एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होगा। इसीलिए आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। यहां पे जो भी मैं परोसूंगा ना वो आपको काम आएगा, जो भी परोस देंगे वो आप सजा के खा लीजिएगा, है ना। देखो, हमें आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, ठीक है, इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स इच। हमें इसमें से आंसर देना है कितने का, 5 का, 40 से 50 शब्दों में। देख लो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 6 हो गए, नीचे आ जाओ, देख लो यहाँ पे 7 8 9 और ये हो गए 10, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन कितने मिले, 10। 10 में से आपको बनाने कितने हैं, 5। एक कितने का आएगा, 2 का, टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10। अब इसमें से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2-3 सवाल रहेंगे और रेनबो पार्ट 2 से आपके सवाल रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ मजेदार सवाल मैं भी आपको लेकर के आ रहा हूं, जिससे सीधा 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 आपको एग्जाम में मदद मिलने वाला है। तो यदि आप तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो जरा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हो गए महात्मा गांधी। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारा जो सभ्यता है वो किस चीज पर डिपेंड है, निर्भर है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस। हमारा सभ्यता, हमारी स्वराज, आजादी, हमारी संस्कृति इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम अपने इच्छाओं को, अपने आत्म क्या हुआ, इंटेलिजेंस को हम क्या करें, बढ़ावे। हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पे नहीं है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग, इस पे तो पाबंदी लगाना है, हमारे वांट्स पे, हमारे सेल्फ डिनायल पे। यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना, न कि उसको और बढ़ाना, इस पे हमारा सिविलाइजेशन क्या है, निर्भर है। आइए सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यह डायरेक्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन या व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक ही बात है। द डिस्टिंग्विशिंग यानी कि इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या समझ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक मतलब खूबी, सबसे बेहतर खूबी जो अंतर करती है वो क्या है, तो अंतर करने वाली खूबी है डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो आधुनिक सभ्यता की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी ये है कि ये क्या करता है, इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये अनंत
मानवीय इच्छाओं को बढ़ाना है। इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन गुण है, लक्षण है, वो यही है। द मॉडर्न और वेस्टर्न स्टेट of satisfaction arises really from want of living faith in a future state and therefore also in क्या divinity। अब यहां पे प्यारे बच्चों आप चाहो तो ये पूरा लिखो, नहीं तो यहां तक भी लिख करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, वो भी वही बात है। यहां पे स्टेट ऑफ क्या है, मॉडर्न या वेस्टर्न, जो स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, जो पश्चिमी या आधुनिक है ना, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि का जो अवस्था है वो कहां से उठता है, तो रियली वास्तव रूप से वांट ऑफ लिविंग इन अ फ्यूचर स्टेट, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कहां रहने की, फ्यूचर में। देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, कि हाँ जी ऊपर वाले हैं, है ना, दैवीय शक्ति में विश्वास रखना, फ्यूचर की बातों को लेकर के आगे बढ़ना, फ्यूचर के बारे में सोचना, यही तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप यहां तक भी याद रख सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो कि यहां पे सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है मटेरियल कंफर्ट या फिर वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप आसानी से ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट एंड्स प्रोडक्ट, यानी कि ये हो गया आपका जो आपने पढ़ा होगा भारत इज माई होम से। सवाल पूछा गया क्या कि व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि कार्य दो तरीके से करने हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, एक वर्क ऑन वन सेल्फ और दूसरा वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, उसके लिए, है ना। तो वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या है और इसका अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, इससे अंत में क्या निकलता है परिणाम। तो वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स क्या होता है, वर्क फॉर इंडिविजुअल, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करना। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्क टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, नैतिक विकास की तरफ जाना। एज फ्री पर्सन, जैसे कि कोई स्वतंत्र व्यक्ति करता है, अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद के द्वारा बनाए गए अनुशासन के अंदर में। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फ्री मोरल पर्सनालिटी, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एंड वी शुड नॉट इग्नोर आवर एंड प्रोडक्ट, हमें अपने इस जो एंड प्रोडक्ट है कि ऐसा करने से फ्री मोरल पर्सनालिटी बनता है, तो हम इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसको निगलेक्ट नहीं होने देना है। ठीक है, आसानी से चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा, ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो प्रेसिडेंसी है, राष्ट्रपति का जो पद है, उसके लिए वो क्या लेकर के आए। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट, क्या लाए, ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के लिए मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक मजबूती, मानसिक क्षमता बेहतर होनी चाहिए। अ डिग्री ऑफ लर्निंग, याद रखिएगा यहां ज्ञान का क्या, एकदम डिग्री, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का भंडार, जो रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों, लर्निंग के जगह आपने पढ़ा होगा एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब ही होता है नॉलेज। क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉलेज। बात समझ में आ गया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ये आपने पढ़ा होगा, कहां पढ़ा होगा, आई हैव अ ड्रीम में। आई हैव अ क्या बेटा, ड्रीम में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस क्या है, जिसके बारे में ऑथर बात करते हैं। चैप्टर के अंदर में आपको पढ़ाया होगा कि किस तरीके से नेग्रो के साथ में ट्रायल और ट्रिबुलेशंस, उनको प्रताड़ित किया गया है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ठीक है, ऑथर टॉक्स अबाउट आर द हार्डशिप, क्या है, हार्डशिप है, एंड टॉर्मेंट्स पीपल हैड टू सफर, ये क्या है, उनकी विकट, उनकी
विकट और गंभीर परिस्थिति है जो उनको टॉर्चर किया गया लोगों को, जिससे लोग सफर करते हैं व्हेन दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस। जब वो क्या किए, इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और किसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ। तो यही क्या था, ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस था, खास करके हार्डशिप और टॉर्मेंट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम। ये कहां से आ गया प्यारे बच्चों, अ पिंच ऑफ स्नफ से। मैं पूरे चैप्टर से खगाल खगाल के लाया हूं जो आपके 2025 में हेल्प करने वाली है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम। किस तरीके से नानू काका ने सोहन लाल रतिराम को क्या किया, इम्प्रेस किया। समझते हैं। कहानी तो बड़ी मजेदार तरीके से आपने सुनी होगी पिंच ऑफ स्नफ में। कैसे नानू काका अरेंज करते हैं पार्टी बॉस से मिलने के लिए, सारी वो व्यवस्था कैसे इंप्रेस किए, सुनो। नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस। जैसे ही नानू काका देखते हैं कि जो उसकी सेक्रेटरी है उस पे उनका जब असर नहीं पड़ा, तो वो बातें बढ़ा चढ़ा के करना शुरू कर देते हैं हजरत बरकत के बारे में, जो एम्बेसडर होता है ना, अपने रिलेशंस के बारे में। तो नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग, शुरू कर देते हैं क्या व्यक्त करना, उनकी वीआईपी स्टेटस को, इन अ वेरी लाउड वॉइस, जोर जोर से बोलते हैं। क्यों, चूंकि बगल वाले रूम में ही देखते हैं कि कौन बैठा है, पार्टी बॉस। सो दैट सोहन लाल कुड हियर, ताकि सोहन लाल क्या कर सके, उसको सुन सके। ही फर्स्टली टॉक, वो शुरू में सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फॉरेन टूर्स। कहा, फॉरेन टूर के बारे में। हिज कॉन्टैक्ट्स विथ पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स, अपने राजनीतिक और मंत्रियों के साथ संबंध के बारे में जोर जोर से बोलने लगते हैं ना। देन ही केम टू टॉक अबाउट हजरत बरकत अली the ambassador in such a tone as if they were best friends, and this impressed सोहन लाल the most। अब वो इस तरीके से शुरू कर देते हैं हजरत बरकत अली खां के बारे में बोलना, इससे सोहन लाल रतिराम सुन करके रह नहीं पाता है, दौड़ करके भाग के आता है। इससे ज्यादा वो क्या होता है, इंप्रेस होता है। तो इस तरीके से नानू काका इंप्रेस कर देते हैं सोहन लाल रतिराम को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड सेबी। अब आ गए कहा बेटा, कहा, द आर्टिस्ट पे। कहां आ गए, द आर्टिस्ट का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। क्या था जो सेबी के हृदय को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तो याद होगा स्टोरी में, जो 5 इंच का गॉड देखता है उसके कारण, है ना। व्हेन सेबी वाज एग्जामिनिंग द गॉड्स, जब सेबी गॉड को का परीक्षण कर रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था। कैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते तो उठा उठा के देखते हैं अच्छा है कि अच्छा नहीं है, वो देख रहा था। एंड सडनली ही कॉट, उसकी निगाहें पड़ती है एक पे विच वॉज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, जो 5 इंच लंबा था। समथिंग अबाउट इट, उसमें कुछ ऐसा था जिसने सेबी के हृदय को क्या बना दिया, उसकी गति को और ज्यादा तेज कर दिया। मतलब जैसा वो चाहता था वैसा उसको मिल गया। ठीक है, इसलिए उसका हार्ट बीट क्या हो गया, फास्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। डिड लैंग्वेज प्ले, ये आ गए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव, ठीक है, हेल्प्ड मैनकाइंड। यहां से आ गए, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या भाषा ने मानव विकास में मदद किया। यस, आप आंसर तो खैर इतना ही हो जाएगा कि यस, लैंग्वेज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, मानव के विकास में भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझ में बात आ रहा है, परंतु थोड़ा सा 2 मार्क्स का है तो बढ़ना पड़ेगा। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन, किस स्टेज पे लैंग्वेज की शुरुआत हुई, इज नॉट नोन। एन होगा, एक किसी को नहीं पता, बट वी मे प्रिटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि धीरे धीरे भाषा का निर्माण हुआ होगा। बिना भाषा के, विदाउट इट, यहां पे कॉमा यहां पे है, विदाउट इट, बिना भाषा के, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, ये बड़ा कठिन हो जाएगा टू हैंड ऑन, ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, किसको, उन सभी इन्वेंशन को और सभी डिस्कवरीज को जो ग्रेजुअली धीरे धीरे हुए हैं। यानी कि सारे आविष्कार और खोज
की जो ज्ञान है वो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं पहुंचा सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द लैंग्वेज। दैट्स व्हाई लैंग्वेज प्लेड अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी? अब हम लोग पहुंच गए कहां? अ चाइल्ड इज बॉर्न में, अ चाइल्ड इज बॉर्न में, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड से कि हमारे सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया है कि हमें अपने हर्ड में, HEARD, हर्ड जो अपना समूह है उसमें हमें फ्रेंडली रहना है। कैसा रहना है प्यारे बच्चों? फ्रेंडली रहना है, ये हमारी सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया। और जो आउटसाइड हर्ड होते हैं, जो हमारे समूह से बाहर होते हैं, उनके प्रति मानव का जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाता है? एज फिरोसियस एज एनिमल्स, जितना जानवर खतरनाक होते हैं वैसे हो जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन एक पूछता है प्रेगनेंसी के बारे में, व्हाट इज द रिवार्ड, क्या है प्रेगनेंसी का यंग सेलेब्रिटी वुमेन के लिए? तो वही है कि जब वो अपने कहां चली जाती है? नोहियर चल जाती है, माने अपने घर जाती है ना। All the time she is looked after. The whole matter of pregnancy is one of celebration. When baby is born is an occasion of, सवाल क्या है? What is the reward? अरे अरे अरे, ठीक है, ये वाला सवाल इसमें नहीं होगा, ये वाला जवाब ही यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा गया है ना। What is the reward of pregnancy? चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। The reward for a pregnant woman is that she goes to her, ठीक है, mother's house, ठीक है, before 2 or 3 months of, क्या बोल सकते हैं, यहीं पर खत्म कर दो, मदर्स क्या हुआ? हाउस, मेन री, ठीक है, एंड लिव विथ हर, ठीक है, बोल सकते हैं यहां पे, हाँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू, अगर है तो इनके साथ भी। द रिवार्ड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इज दैट शी गोज टू हर मदर्स हाउस एंड लिव्स विथ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू। ये भी आप आंसर कर सकते हैं कि रिवार्ड, असली रिवार्ड क्या है कि वो प्रेग्नेंट महिला जो है वो कहां जाती है? अपने माता के घर जाती है, अपने भाई बहन के साथ भी वो वहां पे रहती है। ये उसके लिए सबसे बड़ा क्या है? रिवार्ड है। और ये कब जाती है? तो ये हम उसमें नहीं लिखे बिफोर 2 और 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि वो डिलीवरी से 2 और 3 महीना पहले जब पहुंचती है तो वो वाला मैटर है, ठीक है। इसका जवाब वो होगा, वहां क्यों जाती है? उसका लुक आफ्टर किया जाता है, ये सारी चीजें। अच्छा, व्हाइट हैड Sudanese women officials stopped going to international conference। ये आपने पढ़ा होगा कि जो सूडान देश है, वहां की जो महिलाएं हैं, कौन महिलाएं? ऑफिशियल महिलाएं, वहां की जो महिला को जो रिप्रेजेंट करने वाली जो अब महिलाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो सूडान में महिलाएं कार्य करती है, सरकार में है, वो महिलाएं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है महिलाओं को लेकर के, वहां पे जाना वो लोग छोड़ दिया। क्यों? सुडानीज वुमेन ऑफिशियल्स स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइव्स। क्योंकि वहां क्या होता है, वो थक चुकी हैं अपने जीवन के बारे में बताते बताते। इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड, ये उनको सलाह नहीं दिया जाता वहां, इसके बावजूद उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा जाता है। इसलिए सूडानीज महिलाओं ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय मीटिंग्स में जाना बंद ही कर दिया कि वहां तो हमें कंसल्ट करना चाहिए, वहां तो हमें आइडियाज देना चाहिए कि कैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, महिलाओं के लिए और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, बल्कि वहां तो उनके जीवन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए महिलाएं वहां जाना ही क्या किया? छोड़ दिया।
व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? ये हाउ फ्री इज द प्रेस से क्वेश्चन है। फ्री प्रेस का मतलब क्या है, या ऐसे भी पूछ सकता है फ्रीडम ऑफ प्रेस से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। We usually mean freedom of press in a very technical and restricted sense, namely freedom from direction and censorship by the government. देखो, जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो प्राय हम क्या समझते हैं कि ये टेक्निकल तकनीक और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में फ्री होना चाहिए, है ना इसमें, लेकिन इसको कहां से स्वतंत्र होना चाहिए? डायरेक्शन यानी कि निर्देश या फिर पाबंदी जो होता है किसके द्वारा? जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। यहां से हमें प्रेस को एकदम एकदम फ्री होना चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी पाबंदी नहीं लगे। इन दिस रिस्पेक्ट, इस उपलक्ष्य में ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ब्रिटिश प्रेस क्या है? सामान्य स्थिति में है, सिंगुलरली फ्री। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रेस सिंगुलरली फ्री है, तो ब्रिटिश प्रेस। यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है कि प्रेस, यहां देख लो, प्रेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम क्या? रिस्ट्रिक्शंस, या बोल सकते हो सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। इससे प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, ये होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब। आगे बढ़ो। व्हाट डिड बेंजी? अब आ गए आप कहां पे समझ सकते हैं, हैन। हम लोग पहुंच गए द अर्थ। देखो वही सारे क्वेश्चंस हैं जहां से एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। मैंने उन्हीं सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। व्हाट डिड, इसमें सब कुछ है, इसीलिए आराम से पूरी वीडियोस को देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मेहनत करो इस पे। What did Benji understood about a hen? Benji understood the first and the last thing about a hen that exists for the purpose of laying eggs. मुर्गियों को इसलिए रखा जाता है, उसको पहला और अंतिम बात एक ही समझ में आया, इसलिए रखा जाता है क्या? क्योंकि ये क्या देती है? अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस कौन थी? तो फ्लोरेंस एक लड़की थी जो बेंजी के चिकन हाउस में काम करती थी एंड गॉट मैरिड विथ बेंजी आफ्टरवर्ड, और बाद में बेंजी से उसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट बिजनेस ऑफ हैन? अब देखो, एक तो मुर्गियां क्यों रखी जाती हैं? अंडों के लिए। उसको बिजनेस क्या समझ में आया? बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस, मुर्गियों के व्यापार से संबंधित उसको क्या ज्ञान हुआ? दैट दे ले एग्स एंड एग्स कुड बी सोल्ड टू द कस्टमर्स। वो अंडे देती है, ठीक है, अंडों को कस्टमर से बेचा जा सकता है। एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स, और इनको बेचने के बाद अंडों से जो पैसे आते हैं उसको बड़ी सावधानी से, बहुत सावधानी से, रिलीजियसली मतलब होता है बहुत सावधानी से, यानी कि जिसको कोई छुए भी ना। देखते हैं ना घर में पूजा पाठ की कोई सामान रखी जाती है तो कहा जाता है हाँ छूना मत। इतनी सावधानी से इनटू अ लार्ज वाइड बेसिन, एक बड़े व्हाइट बेसिन में रखा जाता था। कहां पे? स्टूड ऑन द टॉप ऑफ शेप ऑफ द किचन कबर्ड। किचन में जो कबर्ड बनाया गया था उसके ऊपर में यहाँ पे बेसिन में जो है उस पैसे को क्या किया जाता था? रख दिया जाता था यहाँ बेसिन में। बेंजी को ये बात समझ में आ गया कि अंडे हैं, बेचना है, जो पैसे आ रहे हैं उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रख दिया जा रहा है, ठीक है। अगला, व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर? अब ध्यान से देखना, अब हम लोग आ गए पोइट्री सेक्शन में, है ना प्यारे बच्चों। और भी सवाल अलग अलग चैप्टर से आ सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये सारे हैं, ध्यान से देखो। व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर? क्या था जो स्पीकर, कौन बुआ? जॉन डन। कौन बाबू? जॉन डन की जर्नी को स्पीडियर और ज्यादा तीव्र बनाती है। स्पीकर लव्स हिज बिलोवेड इंटेंशनली, वो पूरी शिद्दत से अपनी प्रेमिका को चाहता है, प्रेम करता है। सो ही हैज अ ग्रेट इंसेंटिव एंड स्टिमुलस टू गेट बैक क्विकली, इसीलिए उसके पास बहुत मजबूत इरादा है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। ही शैल फ्लाई, वो उड़ सकता है, बैक उड़ के वापस आएगा। ऑन द विंग्स ऑफ लव क्विकली, किसको? प्रेम के पंखों को लगाकर। एंड यहां से एंड यहां पे लिख देना, इट मेक्स क्या? स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What makes a man's power feeble? ये तो हमको लगता है एग्जाम का जान परान है, आते हैं। फीबल, मैन कैन नॉट रिटेन और एड टू हिज हैप्पीनेस। इंसान ना तो रिटेन वापस ला सकता है, ना तो अपने हैप्पीनेस में कुछ वो जोड़ सकता है। बट ही ऑलवेज एग्जेजरेट्स हिज मिसफॉर्च्यून्स। अपने दुर्भाग्य को जब भी बुरा समय आता है उसको एग्जेजरेट करता है, बढ़ा देता है। ही कंटिन्यूअसली मॉन्स, वो हमेशा मौन यानी कि विलाप करता है, रोता है अपने दर्द को लेकर के। और ये इंसान दस वीकनेस हिज पावर, और ये क्या है, उसके शक्ति का एक वीकनेस है। तो आप लिख सकते हो, यहां पे समझ में आ गया, 10 ये हटा दो, ठीक है ना, यहां पे जोड़ दो, इट मेक्स मेंस पावर फीबल। क्या हुआ, मेंस पावर फीबल। आराम से, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा, ना तो वो अपने हैप्पी आवर में कुछ जोड़ सकता है और ना ही अपने लॉस्ट आवर को वो वापस ला सकता है। तो इस तरीके से भी आंसर या ऐसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, अ मैन कैन नॉट add an hour to his, ठीक है, happy moment and cannot recall his, ठीक है, past days या फिर lost hour, ठीक है, खत्म हो गया। आगे जोड़ दो, these make men's power क्या feeble। उससे बेहतर ये है, आप ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, चलो जी, ठीक है। तुम हो तुम ही हो। चलो बबुआ आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What has formed speaker's blood? क्या है जिसने स्पीकर के ब्लड को बनाया है, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो द सोयल ऑन विच ही रेस्ट, वो मिट्टी जिस पे वो रहता है, एंड द एयर दैट ही ब्रीथ्स, जिसमें वो सांस लेता है, इसी ने उसके रक्त को क्या किया है, बनाया है। या फिर आपने पढ़ा होगा, सोल एंड एयर ऑफ द क्या, पोएट्स कंट्री, ठीक है जी, हैव मेड हिज ब्लड। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उसी से आंसर करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये भी पूछता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो। पोएट इज 30 ईयर्स, अब यहां क्या आपको आंसर जब लिखना बोर्ड में तो कैसे लिखना, हेयर, यहां आंसर में जोड़ना हेयर, ठीक है, हेयर द लाइन, इसमें पूरा लाइन लिखना, उसके बाद लिखना मीन्स। अब लिखना, द पोएट इज 37 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड ही इज परफेक्ट, ही इज in perfect health, he hopes he will stay healthy till last day of his life। वो ये उम्मीद करता है कि हम मृत्यु तक भी ऐसे ही क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आप सजा के एग्जाम में लिखना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हु आर विस्परिंग नेबर्स, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। विस्परिंग नेबर कौन है, एजेंट्स ऑफ दैट या मैसेंजर ऑफ डेथ्स आर द विस्परिंग नेबर्स। बस इतना ही, इसको हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस खत्म हो गया, छोटा सा था। चलो बबुआ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, कौन ट्रैवलर्स है, तो एज्ड पर्सन जो है ना वही ट्रैवलर्स है। एज्ड बोल दो या फिर ओल्ड,
द ओल्ड आर, जो वृद्ध लोग हैं वो ट्रैवलर्स हैं, एंड दे विल बी ब्लेस्ड, उनको ब्लेस किया जा सकता है व्हाइट कोल्ड वाटरफॉल के द्वारा ऑफ द माउंटेन हेड। हमने पढ़ाया होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये चीजें कि जो माउंटेन हेड, जो वहां वाटरफॉल है वो इनको ब्लेस कर सकता है, और वो क्या है, डेथ इज डेथ, यानी कि मृत्यु तय है, इनको मृत्यु एकदम मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देख लेते हैं। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और टू ऑटम का। ऑटम और समर स्प्रिंग से कैसे संबंधित है? ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग एज ओल्ड एज एंड यूथ आर रिलेटेड टू एडोलेसेंस। उसी प्रकार जैसे कि ओल्ड और क्या यूथ रिलेटेड है एडोलेसेंस से, शैशव अवस्था से, उसी प्रकार कौन है, ऑटम और समर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, स्प्रिंग से रिलेटेड है। What do autumn and spring symbolize in the poem? Explain, पूछता है कि autumn and spring किस चीज के प्रतीक है, किस चीज को symbolize करते हैं कविता में। In the poem, spring is the symbol of youth, autumn is the symbol of maturity। क्लियर हो गया? Spring is the time of flowering, autumn is the time of fruition। Spring में क्या होता है, फल फूलते हैं, फूल खिलते हैं, और ऑटम में सब पक जाते हैं। स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ डिजायर, ऑटम इज द सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट। स्प्रिंग में क्या होती है, इच्छा है, और उसको पूर्ण कौन करता है, ऑटम करता है। देखो कितना अच्छे से आंसर लिखा गया है ना। आगे क्वेश्चन देखो, What is meant by the phrase a pulse in the eternal mind? Eternal mind, a pulse in the eternal mind, ये आपने पढ़ा होगा द सोल्जर में। ये वहां से क्वेश्चन है कि क्या मतलब होता है इस फ्रेज का, अ पल्स इन द एटर्नल माइंड। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड हियर मीन्स द पोएट्स हार्ट, कवि का हृदय, एंड विल एवर बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड, जो हमेशा धड़कते रहेगा इंग्लैंड के लिए। जब कविता आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि कवि ये चाहता है कि उसके मरणोपरांत उसको याद किया जाए हमेशा के लिए, कहां, इंग्लैंड में। आगे बढ़ो। Why does the speaker reveal his religious identity? जब आपने पढ़ा होगा फायर हिम, प्यारे बच्चों फायर हिम, तो उसमें आपको ये मिला होगा, ठीक है, कि कवि जो है अपनी धार्मिक पहचान को क्यों व्यक्त कर देता है, क्यों व्यक्त करता है, क्यों। स्पीकर इज जोरोस्ट्रियन, या फिर आपने पढ़ा होगा पारसी। दे डू नॉट बर्न देयर डेड, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो जो पारसीज होते हैं, जोरोस्ट्रियंस, क्या बेटा, जोरोस्ट्रियंस, ठीक है, डू नॉट बर्न देयर डेड, वो अपने मृतक को नहीं जलाते हैं। दे लीव, छोड़ देते हैं मृतक को टावर ऑफ साइलेंस में। ही रिवील्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी टू मेक हिज पॉइंट क्लियर, और उसके साथ क्या होता है, दिक्कत होता है, वो जोरोस्ट्रियन है, ऐसा नहीं कर सकता है, बट अंडर कंपल्सन, मजबूरी वश वो क्या करता है, ले जाकर के अपने फर्स्ट बॉन्ड को क्या करता है, बर्न करता है, जलाता है ना, इसलिए वो आइडेंटिटी को बता देता है। आ जाओ, व्हाई इज मैकाविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया? मैकाविटी इज टर्म्ड अ क्रिमिनल बिकॉज ही कमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम, वो सभी कारनामे, सभी क्राइम्स वो करता है ना। ही प्लंडर्स लैडर्स, वो क्या करता है, लैडर्स को पूरा पढ़ाया था मैंने, खाली कर देना। रैंक्सकल्स ज्वेल केसेस, जहां पे गहने रह जाते हैं उसको खाली कर देना। स्टीपल्स पेट डॉग्स, ब्रेक्स ग्लासेस पेन्स, स्टील्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉरेन ऑफिस से चुरा लेना, प्लान्स को चुरा लेना, उनके ड्रॉइंग्स को चुरा लेना। फ्रॉम द एडमायरलिटी, हमने पढ़ाया था जो नेवी के लोग हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एडमायरलिटी कहते हैं। यहां से उनके फॉर्म को चुरा लेना है ना, दूध खत्म कर देना, ग्लास को तोड़ देना, ज्वेल केस को खाली कर लेना है ना, ये सारा काम कौन करता है, मैकाविटी, इसीलिए इसको क्या किया गया है, क्रिमिनल किया गया है। एंड यहां पे आप बोल सकते हो एंड ही, क्या हुआ, ही इज नेवर कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, कभी भी उसको पुलिस के द्वारा रेड हैंडेड नहीं पकड़ा गया। समझ में बात आई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड फायर हिम से टू द
स्पीकर। फायर हिम जो है वो स्पीकर से क्या कहता है? फायर हिम कहते हैं स्पीकर से दैट ही हैड फॉरगिवन, तुम्हें चलो क्षमा किया जाए, एंड नाउ इट हैज टेकन ओथ टू ओवरलुक एंड पार्डन हिम दिस टाइम फॉर द सीन ही कमिटेड। कहने का मतलब है अग्नि ये कहती है कि चलो तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। इट हैज टेकन ओथ, अब तो प्रतिज्ञा हो गई, ओवरलुक करना, पार्डन क्षमा करना, हिम दिस टाइम इस समय, द सीन ही कमिटेड जो पाप तुमने किया है उसके लिए तुम्हें क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। कौन सा पाप? कि अपने बेबी को वो जला देते हैं, ना कि टावर ऑफ साइलेंस में लेकर के वो जाते हैं। व्हाट इज द बिलीफ? क्या था बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक? जब आपने स्नेक पढ़ा होगा तो हमने आपको पढ़ाया था कि स्नेक के बारे में सिसिली जो इटली का एक छोटा सा प्रांत है वहां पे क्या विश्वास था, क्या बिलीफ है जिसको प्रिवेल किया गया, बताया गया। तो बिलीफ क्या था कि ब्लैक स्नेक्स जो काले सांप है वेयर इनोसेंट, क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं, बट गोल्ड स्नेक्स वेयर पॉइजनस, लेकिन जो स्वर्ण सांप हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, एंड दे मस्ट बी किल, उनको अवश्य मार देना चाहिए। स्नेक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लैक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन जो गोल्ड स्नेक्स होते हैं वेनमस, पॉइजनस होते हैं, इसीलिए उनको मार देना चाहिए। यही बिलीफ को प्रिवेल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। Why does speaker say that she has lost her way? ये आपने पढ़ा होगा माई ग्रैंड्स मदर हाउस, ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, है ना, मदर्स हाउस के अंदर में आपने ये देखा होगा। क्यों वो कहती है कि उन्होंने अपना वे खो दिया है? स्पीकर सेज शी हैज लॉस्ट। देखो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो स्पीकर के जगह हर जगह उस कवि का नाम लिखा रहेगा, और आप भी स्पीकर के जगह कवि का नाम लिखना। जैसे मान लो कमला दास है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द स्पीकर, कॉमा देके कमला दास दे दो, या फिर सीधे लिखो क्या? कमला दास। सबसे बेस्ट है द स्पीकर, कॉमा दे दो, यहाँ पे लिख दो कमला दास और फिर कॉमा देके अब लिखो सेज शी हैज लॉस्ट हर वे बिकॉज शी अर्न्स फॉर लव, वो प्रेम के लिए भटकती हैं, प्रेम की चाह करती है, एंड शी डज नॉट नो वेयर शी कांट फाइंड इट, और उनको नहीं पता कि उनको वो प्रेम कहां मिलेगा जो उनको दादी माँ के घर मिलता था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। ये तो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक भी आई है। नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में तुम्हें डिफरेंस बताना है प्यारे बच्चों। इस डिफरेंस को आप एग्जाम में कॉमन मतलब कॉलम बना के बनाना। एक तरफ लिख लेना आप नॉवेल और एक तरफ लिख लेना क्या? शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, और 1 2 3 करके लिखना। कुछ डिफरेंसेस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी देखते हैं। पहला है द स्टोरी ऑफ अ नॉवेल इज लार्ज बट शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्ट। तब लिख सकते हैं द स्टोरी ऑफ नॉवेल इज लार्ज बट द स्टोरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्ट। नॉवेल्स आर based on imagination whereas short story is related to the reality of life। जो संक्षिप्त कहानियां होती है वो रिलेटेड होती है लाइफ से, जबकि नॉवेल्स इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। नॉवेल्स महंगे होते हैं, ऑन द अदर हैंड शॉर्ट स्टोरी बुक्स आर मच चीपर, सस्ते होते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू रीड अ नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी टेक्स लिटिल टाइम टू रीड इट। अब शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने में कम समय लगेगा, नॉवेल को पढ़ने में ज्यादा लगेगा। दस दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन नॉवेल एंड द शॉर्ट स्टोरी। आपको कॉलम बना के इधर उधर लिख देना है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लियो, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस साल 2025 में। आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। इस पे भी पूछता है सवाल कि आप शॉर्ट नोट लिखिए कहां? डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या फिर शॉर्ट नोट कहीं भी आ सकता है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, जिसको आपको देना है जवाब। देख लो, English is very important for Indians. Okay, in the past, it played a crucial role in initiating the Indians into the latest knowledge acquired by the Western countries. ठीक है, it played an important role in providing a link language to our country. ये हमारे देश में एक तो बात है नॉलेज एक्वायर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, वेस्टर्न नॉलेज एक्वायर करने में। दूसरा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे देश में एक लिंक लैंग्वेज के रूप में। हेल्प इन ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ डिफरेंट मतलब रीजन्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। इनफैक्ट इट प्रोवाइडेड
टीथ टू आवर फ्रीडम मूवमेंट, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी हमारे स्वतंत्रता में भी। It is due to English that our freedom struggle could acquire the dimensions of national movement. Today, science has brought the nations of the world very close. Globalization of economy, diplomacy and technology has made it compulsory for Indians to learn क्या हुआ? English. अब देख लो यहाँ क्या हो गया, ये क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश इंडियन के लिए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन कोई और हो गया भैया, इसको बना लेना, ठीक है, कि वाई learning of English is important for Indians। अरे हो जाता है, टाइपिंग वाली बात है, हमने तो सुधार दिया ना, अब ऐसा नहीं कि यही आप छाप देना। डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश में क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप आसानी से लिख सकते हो कि as we know that in our country many, ठीक है, regional languages are spoken, ठीक है, spoken full stop in our education system, ठीक है, in our education system the importance of English is very low, ठीक है। अब बस that's why यहीं पे जोड़ दो, that's why इसलिए, ठीक है, that's why it is difficult, ठीक है। और एक और चीज इसमें लिख सकते हैं, वेरी लो, आगे लिख सकते हैं वेरी लो एंड लैक ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑफ इंग्लिश स्पीकर, ऑफ क्या हुआ, इंग्लिश स्पीकर्स। इन्वायरमेंट है, लैक ऑफ क्या, प्रॉपर इन्वायरमेंट, किनका, इंग्लिश स्पीकर का। अब आगे लिख सकते हो बस सो यहां पे क्वेश्चन क्या था, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, यहां पे लिख सकते हैं दीज आर डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। बात समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि हमारे देश में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा व्यवस्था में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज वेरी लो, बड़ा लो है, एंड लैक ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स, ये ही डिफिकल्टीज है मेन हमारे देश में अंग्रेजी को सीखने में। तो उस वाले क्वेश्चन का आप ये वाला आंसर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। और यहां पे जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया कि क्या था। अच्छा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा का क्या फीचर्स है, तो ये सारे फीचर्स है। फीचर्स ऑफ ड्रामा आर क्या है, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर, सैनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड क्या हुआ, सोलिलोकी। कहने का मतलब है फीचर्स ऑफ ड्रामा के जगह आपको एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, या स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रामा आपको पूछ सकता है। यही बातें हैं। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, ये तो भैया कई बार सवाल पूछ ले हैं कि जो भारतीय हैं वो क्विक लर्नर्स क्यों होते हैं। इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, जल्दी क्यों सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसी इंडो यूरोपियन फैमिली से, भी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली, हम लोग उसी इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां से और भाषाओं का निर्माण हुआ है। In India, we are greatly dependent on English for official, social and commercial purposes. भारत में हम लोग बहुत बड़े स्तर पे निर्भर है, कहाँ, ऑफिशियल काम में, सामाजिक कार्य में, कमर्शियल पर्पसेस में। एंड ग्लोबलाइजेशन एंड फर्दर स्ट्रेंथन, और जो वैश्वीकरण है उसने और ज्यादा मजबूती प्रदान किया रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, इसने अंग्रेजी के नीड को और ज्यादा क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा? देखो, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर, यही है ना। तो यहां पे जो सवाल अभी था वो एलिमेंट ही था, ठीक है प्यारे बच्चों। फीचर्स ये एलिमेंट ही था, सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है, ध्यान दे देना। अच्छा, इस पे टाइप्स भी हमसे पूछ लेता है, ठीक है, कि टाइप्स क्या है। तो एलिमेंट्स के अलावे आप याद कर लेना, टाइप्स भी लर्न कर लेना, ठीक है ना। जैसे ट्रेजिक है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, मेलोड्रामा है, वन एक्ट प्ले है, मॉस्क्यू है ना, फेयर्स है, ये सब याद कर लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स? बहुत बार ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सिटी विट्स किनको कहा जाता है? रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इमीडिएट प्रेडिसेसर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से पहले के जो लोग थे उन्होंने रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा को एस्टैब्लिश किया, और उन्हीं को हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ आप ये भी जान सकते हो कि ये लोग ग्रेजुएट थे, दे वेयर ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी था, ठीक है। 5 से 10 मिनट, हाँ, से थे। इन्हीं को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। कौन कौन थे? जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पीली, रॉबर्ट ग्रीनी एंड क्रिस्टोफर मार्लेवी। ये लोग ग्रेजुएट थे इसीलिए, और ये लोग शेक्सपियर के प्रेडिसर्स रहे हैं, ठीक है। तो इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। घोर के पी जाइए, सवाल आने की पूरी संभावना है। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश? अच्छा, ये है ओल्ड इंग्लिश से सवाल जो आपको करना है। फिर मैं एक दो सवाल दे देता हूं जो बड़ा पूछता है। इंपैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैबुलरी क्या है? कैन बी नोटिस्ड इन द इंक्लूजन और इंट्रूशन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड। बहुत सारे फ्रेंच वर्ड वोकैबुलरी में आ गए। कहां से? यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन में। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का। बात समझ में आया? ये ओल्ड इंग्लिश से पूछता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों 2-3 सवाल आप याद रख लेना, जैसे तुमको चाहा है, तुमको देखा है, क्या हुआ? व्हाट इज meant by the great vowel shift? ये सवाल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमसे पूछ देता है नेम द कंट्रीज। उन देशों का नाम बताइए जहां इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, या फिर फॉरेन लैंग्वेज है। ये आप जरूर पढ़ लेना, ये आप बिल्कुल पढ़ लेना। ये सवाल हमसे पूछता ही पूछता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो जो है बड़ी काम की होगी और आपको मजा भी आया होगा देख करके। और थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई, लेकिन सारा निचोड़ एक वीडियो में है। पूरा देखो, अच्छे से रिवीजन करो। और प्यारे बच्चों कृपया करके प्रीवियस ईयर जरूर देखना, उसको देखना मत भूलना। पिछले कुछ नहीं तो 4 ईयर्स का जरूर देख लेना। क्वेश्चन आंसर आपके 10 में पूरे कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो जल्द ही अगली वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।